स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से भारत की मृदा के बारे में यानी सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं भारत की मिट्टी से संबंधित, जिसमें हमने काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी के बारे में पढ़ा था और ये तीसरा क्लास है। हालाँकि भारत की मिट्टी से संबंधित जो नोट्स है वो हमने अलग से भी काली मिट्टी वाले क्लास में पढ़ा रखा है, यानी कि क्लास आई थिंक कि वो 24 रहा होगा या 23 रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप। ये पार्ट 3 है भारत की मिट्टी से संबंधित और इसमें हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जलोढ़ या दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें क्लास की पीडीएफ के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं और पहले बुक की नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आ जाएंगे डायरेक्ट। देखिए दोस्तों, दोमट या जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदी जो अपने साथ में बहा कर लाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। आपको पता होगा कि जब भी पानी फ्लो करता है जमीन पर तो अपने साथ वो मिट्टी के टुकड़ों को बहा कर लेके जाता है, और जहाँ भी उस मिट्टी को इकट्ठा करता है उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ मृदाएं यानी कि एलुवियल सॉइल देश के 45.6% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यानी कि परसेंटेज में बात कीजिएगा तो 50% से केवल और केवल 4.4% यह कम है। यानी कि 45.6% हिस्से पर अर्थात 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैली हुई है। यह मिट्टी खासकर आप देखिएगा पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ-साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा का और कावेरी नदियों की घाटियों में फैली हुई है। अब बात करते हैं इसके निर्माण की, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण दोस्तों हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मलबा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद से हुआ है। वही गाद जो नदियां लेकर के अपने साथ आती हैं, उन्हीं गादों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इनका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन यानी जो टेक्सचर होता है वो रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। दोमट मिट्टी में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। जैव पदार्थ यानी कि यहाँ पर जैविक पदार्थ जो हुआ, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। फलीदार फसलों की खेती के लिए इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। यानी कि चूंकि इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव होता है फलीदार फसलों के लिए, इसलिए फलीदार फसल, दलहनी फसल ये सब इसमें लगाया जाता है। आप देखिएगा ये मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं, क्योंकि यह पानी को काफ़ी देर तक स्टोर करता है, जिनकी मदद से इनमें चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जियों की खेती की जाती है। तो यहाँ पर चूंकि सिंचाई के लिए ये सर्वोपयुक्त हैं, यानी कि सिंचाई आसानी से किया जाता है, और आप देखिएगा कि पानी को ये अधिक समय तक स्टोर करती हैं, इसलिए खासकर चावल चावल उगाने में आपको पता होगा कि पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। गेहूँ, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जियों की खेती इसमें की जाती है। सामान्य दोमट मिट्टी में बालू की मात्रा 40%, फिर मृत्तिका यानी जो क्ले होता है वो 18% और पांसु कण यानी सिल्ट की मात्रा जो होता है वो 42% लगभग होता है। बालू के बाद बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि यह बलुई होती है तो पानी जल्दी ही इसमें ऑब्जर्व हो जाता है। आप देख सकते हैं क्योंकि इनमें रवें भारी मात्रा में एवं बड़े-बड़े रवें होते हैं, यानी बड़े-बड़े कण होते हैं, जिसके कारण कणों के बीच में जो जगह होता है वो काफ़ी अधिक हो जाता है और पानी आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है इसमें, तो काफ़ी समय तक ये वाटर को स्टोर नहीं कर पाती हैं, बलुई मिट्टी जो होता है या बलुई दोमट मिट्टी जो होता है वो। तो दोमट में पहले क्या-क्या होता है ये देख लीजिए। 40% बालू की मात्रा, फिर क्ले होता है 18% और सिल्ट होता है 42%। ये वो क्षेत्र हैं भारत के, देख सकते हैं, जहाँ जलोढ़ मिट्टी
का विस्तार है। खासकर देखिएगा यहाँ राजस्थान में भी इसका, राजस्थान बोल रहा हूँ, गुजरात में भी इसका विस्तार है, राजस्थान के कुछ हिस्सों में है ही। बाकी इधर आप देखिएगा तो असम है, फिर पश्चिम बंगाल है ही, और ये आप देख सकते हैं ये जो घाट है, खासकर पूर्वी घाट और उसके ऊपर के हिस्से जो हैं, वहाँ पर भी चूँकि आप देखिएगा कई सारी नदियाँ आके बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, तो उनके द्वारा द्वारा जो गाद लाया जाता है या मिट्टी बहाकर साथ में लाया जाता है, वो लाकर अपने मुहाने पर छोड़ा जाता है, या फिर जो डेल्टा का निर्माण करती है, वो वहाँ पे छोड़ती हैं। इसीलिए ये जो किनारे वाले इलाके हैं, यहाँ भी और इस सभी किनारे वाले इलाकों पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इधर यूपी है, बिहार है पूरा, क्योंकि इधर से कई सारी प्रमुख नदियाँ हैं जो यूपी, बिहार से होकर गुजरती हैं, तो यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। आप देखिएगा जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में डिवाइड किया गया है। एक तो नवीन जलोढ़ जिसको खादर बोलते हैं, और दूसरा जो आपको देखने को मिलता है दोस्तों, वो है बांगर, जिसको हम बोलते हैं प्राचीन जलोढ़। ठीक है? उसके अलावा एक भाबर भी होता है, तो अभी हम आगे पहले देख लेते हैं। देखिए इन मिट्टियों का विस्तार, यानी जो नवीन जलोढ़ हैं, इनका विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। देखिए ये जो मिट्टी है, वो जब ये हर एक साल चूँकि बाढ़ आता है, तो एक नया परत ज़मीन के ऊपर बैठ जाता है। मान लो ये परत ए है, अगला साल फिर बाढ़ आया, इसके ऊपर एक और परत बन जाएगा बी करके। तो हर एक साल इसमें एक परत नई ऐड हो जाती है, और इस कारण से इसकी जल धारण क्षमता जो होती है, वो काफ़ी अधिक होती है, और यह हमेशा उर्वर बना रहता है। यानी कि उपजाऊ रहता है हमेशा ही, और इसका नाम क्या है? नवीन जलोढ़। नवीन क्यों? क्योंकि ये हमेशा बाढ़ के द्वारा नई-नई परतें इसमें जुड़ती रहती हैं, तो ये नवीन जलोढ़ हो गया। इसको खादर भी बोलते हैं। दूसरी प्रकार की जो मिट्टी है प्राचीन जलोढ़, जिसको बांगर बोलते हैं। बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से कुछ दूर ऊंचाई पर होती है। यहाँ मिट्टी का रंग गहरा पीला रक्ताभ भूरा पाया जाता है, जिसमें चूनेदार कंकर के पिंड अधिक पाए जाते हैं। बांगर मिट्टियों पर लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन का के कारण रेह का जमाव मिलता है। यह मिट्टी जो होती है वो कम उर्वर होती है, इसमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। बांगर बांगर क्या होता है दोस्तों? यह बाढ़ से की स्थिति से दूर रहती है, हाइट पर रहती है, कलर इसका गहरा पीला रक्ताभ होता है, और साथ ही साथ चूनेदार कंकर इसमें देखने को मिलते हैं, और ये लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण इसमें रेह का जमाव मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो मिट्टी दिखाई गई है, इस पर व्हाइट कलर का जो परत बना हुआ है ऊपर, वही रेह होता है, और ये जहाँ रहता है तो समझिए कि वहाँ उपज जो होगी काफ़ी कम होती है, उर्वरक की वहाँ आवश्यकता होती है। रेह जमे होने का मतलब ही है कि उस मिट्टी की उर्वरता जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अगला जो प्रकार है दोस्तों, वो है भाबर। शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटिका युक्त होती है। इसे भाबर कहा जाता है। भाबर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता और फॉस्फेट की कमी पाई जाती है। तो फॉस्फेट की कमी रहती है, लेकिन यहाँ जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की प्रचुरता रहती है। यहाँ के ऊंचाई वाले भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ के नाम से जाना जाता है। एक बार हम सभी में कंपैरिजन देख लेते हैं। सबसे देखिए पहले खादर है यहाँ। खादर जो है ये कहाँ मिलता है? नदियों के बिल्कुल पास वाले क्षेत्र में मिलते हैं, क्योंकि ये बार-बार बाढ़ के द्वारा बदली जाती हैं। कैसे बनती हैं? हर साल बाढ़ आने पर नई महीन उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है ऊपर से। विशेषताएँ क्या-क्या हैं? ये उपजाऊ अधिक होती हैं, महीन कण होते हैं, नमी ज़्यादा होता है, इसलिए मिट्टी जल धारण क्षमता इनकी अधिक होती है। हर साल नई मिट्टी आ जाती है, इसलिए उर्वरता इनकी बनी रहती है। फसल के लिए इसमें गेहूँ, धान, गन्ना ये सभी उगाए जाते हैं। दूसरा बांगर इसका अपोजिट है। कहाँ मिलता है? ये नदी से दूर और ऊँचे क्षेत्रों पर, जहाँ पानी जो है बाढ़ का वो नहीं पहुँच पाता है, और बाढ़ का पानी नहीं पहुँचने से यहाँ की जलोढ़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहती है।
तो इनको पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। कम उपजाऊ होता है और कम उपजाऊ का मतलब बहुत कम नहीं, खादर की अपेक्षा कम होता है और कण इसके थोड़े गहरे भूरे रहते हैं और कंकर और चूना भी इसमें कई बार देखने को मिलता है। दाल और गेहूँ, तिलहन इत्यादि फसलों के लिए यह उपयुक्त होता है। भाबर की अगर हम बात करें तो यह हिमालय के पास वाले क्षेत्रों में मिलता है जो तराई से ठीक ऊपर होते हैं। 8 से 16 किलोमीटर जो होती है इतनी चौड़ाई की इनकी पट्टी होती है और मोटे कंकर, बोल्डर, बजरी इत्यादि ये पत्थरों से या टुकड़ों से बनी होती है और पानी तुरंत नीचे जमीन में समा जाता है। कारण है कि छिद्रदार होता है और कंकर मोटे हैं तो दो कंकरों के बीच में जगह जो है वो अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पर पानी रुकता नहीं है सतह पर, वो तुरंत नीचे सोख जाता है और इसलिए यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनना है। पहला कथन है आपके पास, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। देखिए ये तो गलत है क्योंकि अगर कुल भूभाग के क्षेत्रफल का हिस्सा देखिएगा तो लगभग 45%, 45.6% के आसपास इसका हिस्सा है जहां तक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। दूसरा कह रहा है कि इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हमने नोट्स में पढ़ा था दोस्तों, इसमें फास्फोरिक एसिड और इसके साथ-साथ पोटास, यह दोनों अधिक पाया जाता है और बाकी नाइट्रोजन और ह्यूमस कम पाया जाता है। नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होता है। तो ये तो सही है उस हिसाब से। तीसरा कह रहा है यह मिट्टी रेह, थूर, चौपान जैसे नामों से भी जानी जाती है। देखिए रेह किसमें ज़्यादा होता है? भाबर में, ठीक है? भाबर में रेह की मात्रा होती है, न कि नवीन जलोढ़ में। नवीन जलोढ़ को हम लोग, हालाँकि यहाँ पर पूरी तरीके से किसी जलोढ़ के टाइप की बात नहीं की गई है, केवल जलोढ़ मिट्टी लिखा है। ये भाबर है, भांगर है या खादर है, इसकी बात नहीं की गई है। लेकिन फिर भी भाबर में कुछ मात्रा रेह की देखी जाती है, लेकिन मिट्टी को पूरी तरीके से रेह नहीं कहा जाता है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, गलत है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। अब हम देखते हैं आंसर, यहाँ पर आप देखिएगा कि ऑप्शन बी सही है, यानी जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है, लेकिन इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। भारत के 45.6% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है भारत में और लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह, थूर, चौपान, ऊसर, कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है। तो रेह, थूर, चौपान जो नाम है ये सब लवणीय और क्षारीय मिट्टियों को दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, अभी हमने पढ़ा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी हुई हैं जो नदियों द्वारा बहाकर अपने साथ लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? यानी कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना हुआ है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। निश्चित तौर पर जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों द्वारा लाई गई जो गाद होता है उसके द्वारा बनता है या इनका निर्माण होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी कर दें दोस्तों। अब आप देखिएगा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी के दो इसको उपवर्गों में बांटा गया है, एक तीसरा भी है। पहला है नवीन जलोढ़ जिसको खादर भी कहते हैं। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदान से होता है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी का नवीन परत का जमाव होता है। और दूसरा है प्राचीन जलोढ़ या बांगर। मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर होती है, कुछ ऊंचाई पर होती है, इसलिए यह इसको प्राचीन जलोढ़ कहा गया है और ये खादर यानी नवीन जलोढ़ की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। आगे बढ़ें अब। अगला सवाल देखिए, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पहला, इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है।
दूसरा, ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है और इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो पहला जो आपके पास कथन है, इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि राजस्थान की तरफ से अगर आप पूर्वी भारत की तरफ बढ़िएगा तो इसमें बालू की मात्रा जो है, रेत की मात्रा वो कम होती जाती है। पहला कथन सही है। दूसरा देखिए, खादर और बांगर के स्वरूप में होते हैं, ये भी सही है। इसको 2 वर्गों में बाँटा गया है, खादर और बांगर। ये मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल का 40% है। कई किताबों में आपको 40 मिलता है, खासकर एनसीईआरटी में, लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है जैसे बीपीएससी वगैरह में आप देखिएगा तो ये 45.6% दिया गया है। हालाँकि 40% को झारखंड पीसीएस में सही माना गया था, इस हिसाब से तीसरा भी सही है। और चौथा, पोटाश की मात्रा तो इसमें अधिक होती ही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही दिया गया था झारखंड पीसीएस के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में के विस्तृत भागों में पाई जाने वाली निक्षेपित मिट्टी है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% एनसीईआरटी के अनुसार भाग को ढके हुए है और गंगा के ऊपरी एवं मध्यवर्ती मैदान में खादर एवं बांगर नाम से यह विकसित हुई है। बाढ़ के मैदान में प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाले नए उपजाऊ जलोढ़क को खादर कहते हैं, जबकि जो बाढ़ की पहुंच से दूर होता है और कम उपजाऊ होता है, पुराना जलोढ़ मिट्टी है, उसको हम बांगर बोलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जाइएगा तो इसमें बालू की मात्रा घटती है। अगला सवाल है, और ये भी था कि इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, लेकिन फास्फोरिक एसिड अगर पूछा जाए तो उसकी मात्रा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी। ये देखो 63वीं में भी पूछा है और इससे पहले 63वीं का ही क्वेश्चन लगता है 2 बार इन्होंने दे दिया। ये क्वेश्चन एक बार तो हमने कर ही लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, यानी सबसे अधिक पाया जाने वाला मिट्टी का प्रकार कौन सा है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी या बलुई मिट्टी? कछारी मिट्टी दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं, याद रखिएगा। और अभी हमने पढ़ा था कि जलोढ़ मिट्टी 45% के आसपास फैली हुई है और 45% मतलब कि लगभग आधे से थोड़ा ही कम है। तो निश्चित तौर पर सबसे अधिक जो विस्तारित मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी है, तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कछारी या फिर जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 45.6% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ-साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी घाटियों में फैली हुई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग है जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? जलोढ़ है। अभी हमने देख ही लिया इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के आसपास की मिट्टी अधिक उपजाऊ है और जो अधिक उपजाऊ होती है दोस्तों वो बांगर कहलाती है। जो इससे कम उपजाऊ सॉरी जो अधिक उपजाऊ होती है वो खादर होता है। ठीक है, और खादर से जो कम उपजाऊ होता है वो बांगर कहलाता है और उससे भी जो कम होता है वो भाबर होता है। तो यहाँ पर गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो है वह खादर की अपेक्षा तो कम उपजाऊ रहती है, वो बांगर है, लेकिन फिर भी उपजाऊ रहती है। आप नहीं उपजाऊ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उपजाऊ है ही नहीं, उपजाऊ है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है, देखिए यहाँ मेन बात है पुरानी कछारी मिट्टी की बात की गई है और पुराना जो जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको खादर कहते हैं, क्योंकि इसमें हर एक साल जब भी बाढ़ आता है तो नई मिट्टी उसमें मिल जाती है। और बांगर जो होता है यह बाढ़ की स्थिति से अलग होता है, ऊंचाई पर होता है। इन मिट्टियों का रंग पीला रक्ता भूरा होता है और इनकी उपज क्षमता जो है वो खादर से कम होता है। अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला सवाल आपके पास है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम है? तो बलुई मिट्टी, सीधी सी बात है, बलुई में पानी जो है जल्दी ही ऑब्जर्व हो जाता है। आप देखिएगा दोमट बलुई जो है एलुवियल सैंड सॉइल,
कि जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवां जो होता है वो बड़ा होता है और अधिक मात्रा में होता है। अगला सवाल है, दोमट्टी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? चिकना कण, बालू कण, पांसु कण या फिर सभी प्रकार के कण? तो निश्चित तौर पर इसमें बालू के कण भी होते हैं और जो बाकी चिकने कण होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं, तो सभी प्रकार के कण इसमें पाए जाते हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी जो होता है उसमें बालू की मात्रा 40%, मृतिका यानी क्ले 18%, सिल्ट जो है यह लगभग 42% होता है। तो लगभग सभी प्रकार के कण इसमें मौजूद होते हैं दोस्तों। तो ये था अपना जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। इसके बाद अब बाकी मिट्टी से संबंधित जो जैसे लाल मिट्टी हो गया और कई तरह की मिट्टियाँ बच गई, वो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे। अब ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों, इसको हम फिर अगले क्लास में कवर करेंगे। छोटा क्लास ही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास भी तुरंत आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे बने रहें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और जितने भी वीडियोज़ हैं ज़रूर आप दोबारा देख करके एक बार रिवीजन कर लें जब भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आए तो। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अब 2 वीडियो मुश्किल से और आएगा और 2 वीडियो में पूरा सॉइल का खेल आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी मिट्टी का विविध है, फिर क्षारीय और अम्लीय मृदा है, फिर मृदा अपरदन, प्रदूषण ये सब भी है। तो हम मुश्किल से 2 और वीडियो लेके आएँगे जिसमें ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएँगी।